नमस्कार साथियों, आज हम मनोविज्ञान का एक नया टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान लेकर आए हैं। आइए समझते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान बेसिकली शिक्षा में होने वाले परिवर्तनों से है। शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान आया था। आधुनिक समय में जो शिक्षा मनोविज्ञान का रूप है वह अपेक्षाकृत नवीन है। इस विज्ञान में जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है वे अनादिकाल से चली आ रही हैं। तो समझते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। शाखा के रूप में इसका जन्म 1900 में हुआ था, परंतु जो इसका स्वरूप है वो अमेरिका में 1920 में निश्चित किया गया था। उस समय के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं थॉर्नडाइक, जर्ड और टरमन। स्किनर का कथन है वो अब स्वीकार किया जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध शिक्षण और सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन में एक निश्चित प्रकार की पद्धति का प्रयोग करता है। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है? शिक्षा जो नियमों पे चलती है, एक निश्चित प्रकार का, जिसके हमें अंत में रिजल्ट मिलता है। गिलिन, सॉरे, क्रो इसको विज्ञान मानते हैं। विज्ञान मानने वालों में गिलिन, सॉरे, क्रो इसको विज्ञान मानते हैं। क्रो क्या कहते हैं इसके बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक मनोविज्ञान माना जा सकता है क्योंकि यह मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक विधि से निश्चित किए गए सिद्धांतों एवं तथ्यों के अनुसार सीखने की विवेचना करता है। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल परिभाषाएं हैं शिक्षा मनोविज्ञान को समझने के लिए। ये टॉपिक कहीं भी इतना अच्छे से नहीं बताया गया है। इसके मैं आपके लिए नोट्स लाई हूँ, आप इनको सुनिए, पढ़िए और हमसे जुड़िए। अब शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे होता है? तो प्राचीन काल में प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में मानव स्वभाव का विश्लेषण किया है। प्लेटो के अनुसार एक शिक्षक को अपने विषय वस्तु के ज्ञान के साथ साथ छात्र के संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा किससे संबंधित है? विद्यार्थी से, गुरु से। तो अगर गुरु को शिक्षार्थी का ज्ञान होगा ही नहीं तो वो अपने शिष्य को कैसे शिक्षा देगा? तो अरस्तु का जो मानना है कि मानव व्यवहार पर पर्यावरण का प्रभाव है, इसलिए प्लेटो और अरस्तु के समय शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हो जाता है। अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। मनोविज्ञान का सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में निरूपित होना शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के जो नियम हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए तो शिक्षा मनोविज्ञान बना। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध शिक्षा की समस्याओं से होता है। इसके अलावा इसका संबंध कुछ नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र बताते हैं। स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान में वे सब व्यक्तिगत व्यवहार सम्मिलित किए जाते हैं जिसका संबंध शिक्षा से है। स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? उसमें वे सब व्यक्तिगत व्यवहार सम्मिलित किए जाते हैं जिनका संबंध शिक्षा से है। क्रो, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। शिक्षा मनोविज्ञान में बाल व्यवहार को, जो बालकों का व्यवहार है, उनके निम्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे है शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की विशेषताएं और इस अवस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, उसका अध्ययन किया जाता है। बालकों की जन्मजात योग्यताएं, प्रवृत्तियां, रुचियां, अभिरुचियां, इनका अध्ययन किया जाता है। वंशानुक्रम, पर्यावरण का बालकों के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। बालकों की वैयक्तिक भिन्नताओं और उनके व्यक्तित्व तथा चरित्र से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है।
शिक्षण कार्य से संबंधित सीखने की विधियां, सिद्धांतों एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। मापन मूल्यांकन विधियों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व और समायोजन की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान बेसिकली शिक्षा, बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, बालकों को किस प्रकार समायोजित किया जाए समाज में, उस पर बेसिस है। ये शिक्षा में होने वाली समस्याओं से संबंध होता है इसका। अब देखते हैं स्किनर क्या कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वे सब ज्ञान और विधियों को शामिल किया गया है जो सीखने की प्रक्रिया को भली भांति समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। स्किनर महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वे सब ज्ञान और विधियों को शामिल किया गया है जो सीखने की प्रक्रिया को भली भांति समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर है? ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं क्योंकि आप डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं, तो आपका समय भी बचेगा। अब जानते हैं मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या भेद है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें घनिष्ठ संबंध होता है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में निरूपित होना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान जिसमें घनिष्ठ संबंध होता है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में निरूपित होना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। आइए समझते हैं कैसे। मनोविज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है क्योंकि मनोविज्ञान एक शिक्षा मनोविज्ञान से ही संबंध नहीं है, वो अलग अलग शाखाओं से संबंधित है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, इसका क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित है। इसमें व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा से संबंधित वातावरण में ही किया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं। इसकी अनेक शाखाएं हैं मनोविज्ञान की। इसमें मनुष्य तथा पशु दोनों का ही व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मनुष्य तथा पशुओं की प्रत्येक क्रिया, अनुभव, प्रवृत्तियों तथा समायोजन का अध्ययन किया जाता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में केवल उन्हीं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध शिक्षा से होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों से संबंधित शैक्षिक कठिनाइयों तथा उनका निराकरण कैसे किया जाए उसका अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान किस पर आधारित है? बालकों की शिक्षा में आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, शैक्षिक पद्धति में सुधार इसके अध्ययन का मुख्य विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है? शैक्षिक पद्धतियों में सुधार करना और बालकों को किस प्रकार की उचित शिक्षा दी जाए, कैसे उन्हें समायोजित किया जाए, इस पर शिक्षा मनोविज्ञान टिका हुआ है। आइए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है। बालक कैसे सीखते हैं और उनको प्रभावशाली ढंग से किस प्रकार सिखाया जाता है। बालक कैसे सीखते हैं और उनको प्रभावशाली ढंग से कैसे सिखाया जाता है, ये शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य विषय है। आपको इन नोट्स से शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और कैसे है, इनको सरल भाषा में समझने में सुविधा होगी। आप इन्हें पढ़िए और हमसे जुड़िए। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की विधियां बताई गई हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मेथड। सब आत्मनिष्ठ विधियां में आत्मनिरीक्षण विधि और गाथा वर्णन विधि है। वस्तुनिष्ठ विधियों में निरीक्षण, प्रयोगात्मक, जीवन इतिहास, विकासात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, तुलनात्मक, मनोविश्लेषण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, परीक्षण विधि और सांख्यिकी विधि है। अब आप बताइए, पद्धति, जो पद्धति होती है उसका मतलब क्या होता है? किसी निश्चित व्यवस्था के अनुसार अध्ययन करना ही पद्धति कहलाता है। मनोविज्ञान इसी पे तो चलता है, किसी निश्चित पद्धति पे। तो किसी निश्चित व्यवस्था के अनुसार अध्ययन करना ही पद्धति कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए जो पद्धतियां प्रयोग की जाती हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। अब जानते हैं आत्मनिष्ठ विधियां कौन कौन सी हैं। इनकी दो विधियां हैं, आत्मनिरीक्षण विधि और गाथा वर्णन विधि। तो सबसे पहले जानते हैं आत्मनिरीक्षण विधि के बारे में। आत्मनिरीक्षण यानी खुद का ही निरीक्षण करना।
साफ है। मस्तिष्क के द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण आत्मनिरीक्षण कहलाता है। हम खुद बैठे बैठे सोचते हैं कि हम में क्या गलत है, क्या सही है, हमने क्या नहीं किया, हमको क्या करना चाहिए। ये आत्ममंथन कहलाता है, आत्मनिरीक्षण कहलाता है। तो ये सारी क्रियाएं आत्मनिरीक्षण विधि के अंतर्गत आती हैं। मनोविज्ञान में आत्मनिरीक्षण विधि जो है वो सबसे प्राचीन विधि है, लेकिन अब इसका प्रयोग कम करते हैं क्योंकि कोई खुद के कमियों के बारे में नहीं सोचता, खुद की अच्छाइयों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और खुद को कम आंकते हैं इस चीज़ में, इसलिए कभी कभी ये चीज़ गलत हो जाती है। अब जानते हैं इनके गुण के बारे में। यह विधि आसान है। यह विधि मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि करती है। इस विधि में अधिक व्यय नहीं होता है। इसमें यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं पड़ती है इस विधि में। अब आत्मनिरीक्षण विधि के दोष क्या हैं? इस विधि को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए नहीं कहा जा सकता कि मन क्या सोच रहा है और उसका भविष्य से संबंध है, यथार्थ से संबंध है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा? इस विधि के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनका फिर से परीक्षण नहीं किया जा सकता। क्या पता कोई झूठ बोल रहा हो, कोई अपनी बातों को छुपा रहा हो, सत्यता का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए इसमें वापस से परीक्षण नहीं किया जा सकता। बालकों तथा विशेष रूप से असामान्य व्यक्तियों का इस विधि के द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता। जो लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं वो अपना सही नहीं बता सकते हैं कि उनके साथ कैसा हुआ, वो क्या सोच रहे हैं, वो सोचने लायक स्थिति में है या नहीं है। बालकों से कुछ पूछो तो डर के मारे छुपा भी जाते हैं। इसलिए आत्मनिरीक्षण विधि से इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। कुछ मनोवैज्ञानिक तो यह मानते हैं कि मस्तिष्क का वास्तविक निरीक्षण किया ही नहीं जा सकता। अब देखते हैं गाथा वर्णन विधि दूसरे। पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करना गाथा वर्णन विधि कहलाता है। इस विधि में व्यक्ति अपने अनुभवों का वर्णन करता है। मनोविज्ञान इन अनुभवों को सुनकर उनका लेखा तैयार करते हैं और फिर उनसे निष्कर्ष निकालते हैं। आइए जानते हैं इस विधि के गुण। यह विधि आसान है। इस विधि से किसी भी व्यक्ति का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें मनोविज्ञान को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। इसके दोष भी हैं। सभी व्यक्ति अपने अपने अनुभवों को ठीक प्रकार से याद नहीं कर पाते। व्यक्ति कुछ तथ्यों को जानबूझकर छुपा जाता है। व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कुछ तथ्य अपनी तरफ से भी जोड़ देता है। मनोविज्ञान इस विधि को अविश्वसनीय मानते हैं। अब आती हैं हमारी वस्तुनिष्ठ विधियां। तो वस्तुनिष्ठ विधियों में निम्न विधियां सम्मिलित की गई हैं। जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, विकासात्मक विधि, उपचारात्मक, तुलनात्मक, परीक्षण विधि, सांख्यिकी विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीवन इतिहास विधि। केस हिस्ट्री मेथड क्या है, आइए समझते हैं। इस विधि में जीवन इतिहास के आधार पर मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। किसी कारण का निदान करना है। केस हिस्ट्री मेथड क्या होता है कि उसको किस प्रकार की समस्या है उसके व्यवहार में, उसका मुख्य उद्देश्य उसका कारण क्या है उसको जानना और उसका निदान करना। इसके गुण क्या क्या हैं। यह एक सरल विधि है। प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा केवल अध्ययन ही नहीं वरन कारण का भी निदान किया जाता है। लेकिन इसको वही इंसान कर सकता है जो एक प्रशिक्षित व्यक्ति हो, एक शिक्षित व्यक्ति हो, जो इस क्षेत्र में हो, जो ये जाने कि लोगों के व्यवहार से किस प्रकार उनके कारणों को निकाला जाए, क्योंकि मानव व्यवहार परिवर्तनशील होता है और इसका अध्ययन आसानी से नहीं हो सकता। आइए जानते हैं प्रश्नावली विधि के बारे में। इस विधि में एक प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके किसी समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। प्रश्नावली विधि क्या होती है? प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके किसी समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया
जाता है। इस विधि का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब किसी समस्या की जानकारी अनेक व्यक्तियों से करनी हो और वे व्यक्ति दूर दूर बसे हों, तो प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है कि बहुत सारे लोग एक समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। इस विधि में तथ्यों का संकलन अनेक व्यक्तियों से किया जाता है। इसके गुण क्या क्या हैं? यह विधि सस्ती है, इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है, इसमें अनेक व्यक्तियों की राय ली जाती है। इसमें दोष हैं, इसमें प्रश्नों की रचना करना कठिन है। प्रश्नावली विधि में वही प्रश्न कैसे समस्याओं का समाधान हो, इसके ऊपर प्रश्नों की रचना करना कठिन है। यह भी हो सकता है कि जो प्रश्न पूछे जाए उसका उत्तर ही ना दिया जाए या उत्तरदाता प्रश्नावली को वापस ही ना करे, तो ये प्रश्नावली विधि कैसे सार्थक होगी। प्रश्नावली विधि के गुण और दोष हमने देखे। अब हम आते हैं अपने तीसरे नंबर की विधि, साक्षात्कार विधि पे। इंटरव्यू मेथड। इस विधि में व्यक्तियों से साक्षात्कार करके उनकी समस्या से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और उनके विचार जानने का प्रयत्न किया जाता है। इसके गुण क्या हैं? इसमें व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। प्राय व्यक्ति तथ्यों को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। यदि उत्तरदाता किसी प्रश्न को नहीं समझ पाया हो तो उसको प्रश्न समझाया जा सकता है। साक्षात्कार विधि में अगर किसी को प्रश्न समझ में नहीं आता है तो उसको प्रश्न समझाया भी जा सकता है। व्यक्ति तथ्यों को छिपाने की कोशिश भी करते हैं कि कहीं हम गलत ना लगें। इसके दोष क्या हैं? इसमें समय व धन अधिक लगता है। धन व्यय होने के कारण यह विधि बहुत महंगी है। इस विधि में वस्तुनिष्ठता कम पाई जाती है। सभी व्यक्ति साक्षात्कार नहीं कर सकते, इसके लिए भी प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अब आती है हमारे निरीक्षण विधि। निरीक्षण का अर्थ क्या है? ध्यानपूर्वक देखना। इस विधि में किसी व्यक्ति की मानसिक दशा ज्ञात करने के लिए उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। किसी व्यक्ति का आचरण देखकर उसकी मानसिक दशा ज्ञात की जा सकती है कि किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है और ये क्यों कर रहा है। तो निरीक्षण माने ध्यानपूर्वक देखना। किसी बच्चे को आप खेलते हुए देखें, रोते हुए देखें, तो आप उसको लगातार देखिए कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। हो सकता है उसकी कोई परेशानी हो सकता है उसको कोई खिलौना चाहिए हो, इसलिए वो रो रहा हो। तो ये छोटे छोटे बच्चों की उपयोगी है, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी। इसके गुण क्या हैं? बालकों के जन्मजात गुणों को देखकर बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायता दी जा सकती है। निरीक्षण के आधार पर परिस्थितियों में उचित परिवर्तन किया जा सकता है। हो सकता है किसी बालक को किसी चीज़ की आवश्यकता हो और वो रो रहा हो सकता है खिलौना देकर उसको शांत किया जा सकता हो, या उसको किसी और चीज़ में उसका मन किसी और चीज़ से बहलाया जा सकता हो। तो इस प्रकार निरीक्षण के आधार पर परिस्थितियों में उचित परिवर्तन किया जा सकता है। इसके दोष हैं। इस विधि के द्वारा अध्ययन करने में निम्न दोष हैं। आइए जानते हैं वो क्या हैं। यदि कोई व्यक्ति अस्वाभाविक ढंग से व्यवहार कर रहा है तो उसके व्यवहार का अध्ययन करने की कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसा ये लोग सोचते हैं कि कर रहा है तो करने दो, हमें क्या है, हम लोग नहीं देखेंगे। तो वो चीज़ है। जबकि अस्वाभाविक ढंग से जब कोई व्यवहार कर रहा है तो उसके व्यवहार का अध्ययन करके हमें उस समस्या का पता लगाना चाहिए कि वैसा क्यों कर रहा है। निरीक्षणकर्ता को बहुत से कार्य करने होते हैं। इसमें तो हो सकता है कि उससे कोई त्रुटि रह जाए। एक अकेला इंसान इसमें बहुत सारे कार्य करता है तो हो सकता है उससे गलती हो जाए। मनोवैज्ञानिक निरीक्षण विधि को विश्वसनीय नहीं मानते। क्या पता देखा जो दिख रहा हो वो सही नहीं हो, कोई और कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हो तो हम उसको सही मान लेते हैं। इस विधि में आत्मनिष्ठता पाई जाती है। अब आत्मनिष्ठता क्या होती है? अपने मन, भावनाओं और निजी अनुभवों को आधार बनाकर सोचना आत्मनिष्ठता है। जैसे अगर ये कोई कहे कि मुझे ये फिल्म अच्छी लगी तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी व्यक्तिगत राय है, उसका आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण है। तो इसमें आत्मनिष्ठता पाई जाती है। व्यक्ति अपने बारे में ज़्यादा अच्छा सोचता है। अब अवलोकन की प्रक्रिया क्या होती है देखते हैं। इस प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं। व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करना, अनुभव करना और व्यवहार की व्याख्या करना। अवलोकन विधि। इस प्रक्रिया के भी 3 अंग होते हैं। व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण करना, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका अनुभव करना
और व्यवहार की व्याख्या करना। आकस्मिक अवलोकन, इस विधि से अवलोकन करने वाला व्यक्ति बिना किसी पूर्व निश्चित की गई योजना का अध्ययन करता है कि कभी भी कोई भी आके हमें देख लेता है कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, तो ये आकस्मिक अवलोकन है। नियमित अवलोकन क्या होता है? इस पद्धति से प्राय बालकों तथा पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अब हम चलते हैं हमारी प्रयोगात्मक विधि के बारे में। इस पद्धति से आशय है कि पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना। एक निश्चित वस्तु का चयन करके इस पद्धति के द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक का वातावरण पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। मनोवैज्ञानिक जो होता है उसका वातावरण पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, तभी तो वो प्रयोग कर पाएगा। जब वो दशाएं अनुकूल नहीं होंगी तो वो प्रयोग कैसे कर पाएगा। इसमें एक निश्चित वस्तु का चयन किया जाता है, फिर उसका परीक्षण किया जाता है। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये प्रयोगात्मक विधि है। आइए जानते हैं इसके गुण क्या क्या है। इस विधि को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। इस विधि से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनकी परीक्षा यानी टेस्ट किया जा सकता है कि ये सही है या नहीं है। इस विधि द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में विश्वसनीयता होती है। शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी समस्याओं के लिए ही है। विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छे शिक्षा कैसे दिया जाए, उनके व्यवहार को अच्छे से अच्छे कैसे परिवर्तित किया जाए, इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान है। इसके द्वारा सही तथ्यों का संकलन किया जाता है। अब प्रयोगात्मक विधि के दोष क्या क्या हैं। जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो पर्यावरण में कृत्रिमता आ जाती है। जब हम प्रयोग करते हैं किसी चीज को, प्रयोगात्मक विधि के दोष हैं, जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो पर्यावरण में कृत्रिमता आ जाती है। जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है उसकी आंतरिक दशाओं पर नियंत्रण करना असंभव होता है। जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है वह प्राय अपने कार्य में रुचि नहीं लेता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक चीज को बदल देते हैं और उसका असर देखते हैं और बाकी सारा सामान रखते हैं। जैसे विज्ञान पर प्रभाव देखते हैं प्रयोगात्मक विधि का। उदाहरण मैं आपके लिए उदाहरण लेके आई हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। जैसे दो समान पौधे हैं एक ही प्रकार के, दोनों को समान पानी, धूप और मिट्टी देंगे। एक पौधे को खाद देंगे और दूसरे को नहीं देंगे। तो इसमें स्वतंत्र जो चर है वो है खाद का, और आश्रित चर है पौधे की ऊंचाई, और जो कंट्रोल कर रहा है बिना खाद वाला पौधा। अगर खाद वाला पौधा ज़्यादा बढ़ता है तो खाद का प्रभाव सही है। वैज्ञानिक पूर्ण रूप से वातावरण को अपने अनुकूल रखता है। एक को खाद दिया, एक को नहीं दिया, तो खाद वाला पौधा जाहिर है बढ़ेगा, तो वातावरण उसके अनुकूल है, उसके प्रयोग के अनुकूल है। तो इस प्रकार ये प्रयोगात्मक विधि है। आगे आती है विकासात्मक विधि। आइए समझते हैं विकासात्मक विधि क्या कहती है। किसी बालक की वृद्धि तथा विकास का अध्ययन करना इस विधि का कार्य है। किसी बालक की वृद्धि तथा विकास का अध्ययन करना इस विधि का कार्य है। यह विधि निरीक्षण विधि से मिलती जुलती है। इस पद्धति से जो व्यक्ति बालक का अध्ययन करता है वह बालक के शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन करके उसे लिख लेता है। इस लेख के आधार पर उस बालक की विशेषताओं का विश्लेषण करता है। इस पद्धति से जो व्यक्ति बालक का अध्ययन करता है वह बालक के शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन करके उसे लिख लेता है। इस लेख के आधार पर उस बालक की विशेषताओं का विश्लेषण किया जाता है। इसके गुण हैं, इसे मनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। बालक के विकास का अध्ययन करके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब इसके दोष भी हैं। इस विधि से अध्ययन करना सरल नहीं है। इस विधि में यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास पर आनुवांशिकता तथा पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, और जिसकी जानकारी कठिन होती है। इस विधि से यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास पर आनुवांशिकता तथा पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी जानकारी कठिन क्यों है? इसकी जानकारी कठिन क्यों है? अब आती है हमारी उपचारात्मक विधि। इस विधि के द्वारा
किसी व्यक्ति के आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। किसी व्यक्ति के आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस विधि में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं क्यों पूरी नहीं हो पाती। उपचार हम किसी चीज़ का करते हैं तो क्यों, जो हमारा क्यों है कि हम क्यों सफल नहीं हो पा रहे, हम क्यों ये चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो इसमें व्यक्ति की आवश्यकताएं क्यों पूरी नहीं हो पाती, इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसके गुण हैं, यह विधि वैज्ञानिक है। इस विधि से अध्ययन करने के साथ साथ एक व्यक्ति की सहायता भी की जा सकती है। कोई व्यक्ति परेशान है तो उसकी सहायता करें जिससे उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। इसके दोष क्या हैं? इस विधि में अध्ययन करना सरल नहीं है। किसी व्यक्ति की आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करना आसान नहीं होता है। अब आती है हमारी तुलनात्मक विधि। इस विधि में किसी व्यक्ति के व्यवहार संबंधी समानताओं तथा असमानताओं का अध्ययन किया जा सकता है, मतलब तुलना की जा सकती है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब दो व्यक्तियों के व्यवहारों की तुलना करने की आवश्यकता होती है। जाहिर है, नाम से तुलनात्मक विधि में तुलना ही होगी। इसके गुण हैं, केवल इस विधि से व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना की जाती है। इस विधि से ही व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना की जाती है। तुलनात्मक विधि से ही तुलना की जा सकती है। इसमें पशुओं के व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है। अब इसके दोष क्या हैं? तुलनात्मक विधि में क्या परेशानी है? मानव व्यवहार परिवर्तनशील होता है। मानव व्यवहार का अध्ययन करना कठिन होता है। इस विधि से अध्ययन करने में समय अधिक लगता है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिससे आपको इन विधियों को समझने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल सरल सी परिभाषाएं हैं, बिल्कुल सरल लेख लिखा है मैंने इसमें। अब आती है हमारी परीक्षण विधि। व्यक्तियों की विभिन्न योग्यताओं की जानकारी के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तियों की विभिन्न योग्यताओं की जानकारी के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें निम्नलिखित परीक्षण प्रयोग में लाए जाते हैं: बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण। ये परीक्षण विधि है। यह विधि आधुनिक समय की देन है, यह वैज्ञानिक है। इस विधि के परिणाम सत्य, विश्वसनीय और वैध होते हैं। अब इसके दोष क्या हैं? इस विधि का प्रयोग एक प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। इस विधि से अध्ययन करने में समय और अधिक लगता है। परीक्षण विधि व्यक्तियों की विभिन्न योग्यताओं की जानकारी के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब आती है सांख्यिकी विधि। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को विश्वसनीय और प्रामाणिक बनाने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस विधि का प्रयोग प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें समय अधिक लगता है। इस प्रणाली से प्राप्त सामग्री का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सकता है। इसे आधुनिक समय में विशेष रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। डाटा। अब आती है हमारी मनोविश्लेषणात्मक विधि। इसके जनक सिगमंड फ्रायड है। इस विधि के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क का 9/10 भाग अचेतन अवस्था में और 1/10 भाग चेतन अवस्था में रहता है। व्यक्ति की अतृप्त इच्छाएं अचेतन मन में रहती हैं, किंतु वे सदैव क्रियाशील रहती हैं। ये अवसर पाकर चेतन मन में आने का प्रयास करती हैं। इस कारण व्यक्ति अनुचित प्रकार से व्यवहार करता है। गुण: केवल इस विधि से अचेतन मन का अध्ययन किया जा सकता है और उसका उपचार भी किया जा सकता है। अब इसके दोष क्या हैं? इस विधि में समय अधिक लगता है। मनोविश्लेषक इस विधि को आरोग्यता प्रदान करने वाली विधि नहीं मानते हैं। यदि इस विधि से किसी व्यक्ति का उपचार किया जा रहा हो तो रोगी मध्य में ही उपचार छोड़ देता है तो उसकी दशा और खराब हो जाती है। अचेतन मन, हमारी अतृप्त इच्छाएं जो हमारे मन में दबी रह गई हैं, वो अचेतन मन कहलाता है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे, तो हमने वो इच्छा दबा ली अंदर ही अंदर, लेकिन वे सदैव क्रियाशील रहते हैं। हमें कोई मौका मिलेगा, अवसर पाएंगे तो वो चेतन मन में आने का प्रयास करेंगे और वो चीज़ करने की कोशिश करेंगी जो बीच में हमने छोड़ दी थी। तो इस प्रकार व्यक्ति समायोजित नहीं हो पाता है और वो अनुचित प्रकार से व्यवहार करने लगता है। तो ये हमारा शिक्षा मनोविज्ञान
का एक टॉपिक है जिसको सरल भाषा में समझाया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इनको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपके लिए नोट्स लिखे हैं और हमसे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।